नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग ज्ञान मोबाइल लोड पे। आज के सेशन में हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा 2022 में पेपर फर्स्ट में 6 फरवरी 2023 को पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज हम CDP के 2022 में हुए पेपर जो 6 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था उसको हम देखेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की अस्पष्टता चर्चा करता है। विकल्प ए शारीरिक, विकल्प बी गत्यात्मक, विकल्प सी सामाजिक, विकल्प डी संज्ञानात्मक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी संज्ञानात्मक। तो अनेक स्थितियों में जो विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं जिनपे क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा विकास में कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है, तो उसमें संज्ञानात्मक होता है। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं, बुद्धि, चेतना, विचार तथा समस्या समाधान के विकास से होता है, जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है या एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास से ... की ओर बढ़ता है। विकल्प ए शीर्ष से पैर की ओर, विकल्प बी जटिल से सरल की ओर, विकल्प सी बाह्य से केंद्र की ओर, विकल्प डी विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए शीर्ष से पैर की ओर विकास बढ़ता है ना। तो आइए इसके बारे में और देखते हैं। तो विकास जो होता है, विकास शीर्ष से पैर की ओर बढ़ता है। विकास यह एक सिद्धांत मस्ता का दो मुखी भी कहते हैं, जिसे सेप्लोकॉर्डिकल सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर फिर हाथ और पैर नियंत्रण हासिल करता है। अर्थात पहले 2 महीने में सिर और चेहरे की गतिविधियों पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीनों में वह अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं ऊपर उठने की उनमें सक्षम होता है और फिर पैरों की उंगलियों पर नियंत्रण हासिल करने लगता है और दिन पर दिन रेंगने, चलने, कूदने व चढ़ने में सक्षम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समाजीकरण का द्वितीय कारक है। विकल्प ए जनसंचार माध्यम या परिवार, विकल्प बी विद्यालय परिवार, विकल्प सी परिवार विद्यालय, विकल्प डी मुद्रित माध्यम और जनसंख्या माध्यम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी परिवार एवं विद्यालय। ठीक, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार जो होता है समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में प्रारंभिक 5 वर्षों में परिवार ही बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, जिससे माता पिता जो होते हैं वो बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, जो कि प्राथमिक तौर पर आचरण, सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा नैतिक गुण का ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है, क्योंकि विद्यालय में ही बालक के चहुमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे बालक ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम या जिसे हम स्कीमा भी कहते हैं संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होगा। अनुकरण, असंतुलन, विकल्प सी संरक्षण, विकल्प डी विकास की समीप क्षेत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, असंतुलन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्पन्न होता है। असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतःप्राज्ञ चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन के कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है, जिसमें पहला है संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से होती है। और अमूर्त या औपचारिक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। ठीक। जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में जो संरक्षण की भूमिका होती है वह संक्रियात्मक अवस्था में अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं? विकल्प ए संवेदीगामक अवस्था, विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए संवेदीगामक अवस्था। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो संवेदीगामक अवस्था के वस्तु अस्थायी समझना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है, जो निम्नवत हैं। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे प्रथम है संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु अस्थायित्व आ जाता है, लक्ष्योन्मुख हो जाता है, अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख होते हैं बच्चे, व्यवहार का उद्भव होता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों में आत्मकेंद्रितता आ जाती है, काल्पनिक खेल खेलने लगते हैं बच्चे, प्रत्यक्ष बोध का विकास होता है। अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बच्चे जो होते हैं परीक्षण की क्षमता आ जाती है, वर्गीकरण एवं मूल तार्किक चिंतन करने लगते हैं। अगली अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष की होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रमन ने सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। तो रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था पे है? विकल्प ए आज्ञाकारिता की दंड अभिन्यास, विकल्प बी यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास, विकल्प सी गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन, या जिसे हम अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिन्यास भी बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जिसे हम कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास कहते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास। जब रमन ने सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई तो उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना जो होता है अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास के कानून और व्यवस्था अभिन्यास अवस्था में है। यह कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में लैंगिक स्तर पर है, या जिसे हम लौकिक स्तर के अवस्था के 4 अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग ने अपने विचार का आधार हेंज की संदेहास्पद कर्तव्य विमूर्तता को बनाया है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर तथा 6 सोपान निम्नवत हैं। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला है पूर्व लैंगिक स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष तक होता है। तो इस अवस्था में सजा या आज्ञा पालन अभिन्यास होता है। इस अवस्था में बालक जो होते हैं नियम तोड़ने से बचता है। वह सोचता है कि यदि मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगा, अथवा उचित होगा कि मैं नियम विरुद्ध कार्य न करूं। अवस्था 2 होती है कारण सापेक्ष अभिन्यास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है, अथवा सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। अगली अवस्था है
लैंगिक स्तर 10 से 13 वर्ष तक होती है। तो इस अवस्था में जो लड़का होता है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिन्यास भी कहते हैं, इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा, तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। अवस्था 4 होती है कानून एवं व्यवस्था विन्यास। इस अवस्था में बालक वह सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि यह समाज के नियमों के विरुद्ध है। चलिए अगली अवस्था देखते हैं। तो अगली अवस्था है तीसरी, पक्ष लौकिक स्तर, जो कि 13 वर्ष से अधिक तक होती है। तो इस अवस्था में सामाजिक संविदा अभिन्यास होता है। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूँगा यदि तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकता है, तो इसका मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। ठीक। अवस्था 6 में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास भी होता है, या नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बालक यह सोचता है कि किसी भी जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। विकल्प ए, सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान देना। विकल्प बी, बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। विकल्प सी, संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। विकल्प डी, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो लेओ वाइगोस्की जी ने विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण अधिगम प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेओ वाइगोस्की को उनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत का मुख्य आधार था उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेओ वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। विकल्प ए, निष्क्रिय अनुकरण। विकल्प बी, सहभागी अधिगम। विकल्प सी, व्याख्यात्मक शिक्षण। विकल्प डी, उद्दीपन प्रक्रिया अनुकूलन। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहभागी अधिगम। तो लेओ वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को समुन्नत करती है। यह एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। चलिए अगला, तो आप लोग देख रहे होंगे जो सीटेट में पेपर सीडीपी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं, जैसे लेओ वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया। तो आप आज से हमारे चैनल पर डेली हर सब्जेक्ट के ऑनलाइन वाले पेपर के 30 प्रश्न कराए जाएंगे, डेली ऑनलाइन वाले पेपर। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपकी ऑनलाइन पेपर के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कैसे सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। मानकीकृत पाठ्यचर्या, पुरस्कार एवं दंड का इस्तेमाल। विकल्प सी, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। विकल्प डी, योग्यताओं के सत्तावादी मत का विकास करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान देना। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र जो होता है बिंदु बालक शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं आदि का ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है और इससे बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हावर्ड गार्डनर
यह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हावर गार्डनर से भी बार बार सीटेट में प्रश्न बनता है। तो जो मेन टॉपिक है इसकी मैं क्लासेस भी ले लूँगा ताकि आप लोग का इसका कंटेंट भी क्लियर हो जाए। और बाकी रही मॉक टेस्ट की, तो आप मेरे चैनल पर डेली ऑनलाइन वाले पेपर के हर सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन डेली उठाए जाएंगे और उसका मॉक टेस्ट कराया जाएगा। चलिए, और इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम टीचिंग एग्जाम मोबाइल अलर्ट पे ज्वाइन हो जाइए। उस पर डेली आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी क्लासेस के बाद। चलिए, हावर गार्डनर जो थे, इनके बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है सभी बच्चों में एक समान स्तर पर होते हैं। एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं होता, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो हावर गार्डनर ने बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारक होता है। हावर गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया है कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हावर गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जिसमें पहला है तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा भाषाई बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा शारीरिक बुद्धि, पांचवा सांगीतिक बुद्धि, छठवां पारस्परिक बुद्धि, सातवां अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तिवादी बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन पर बल देता है। तर्क आर, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास की पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो सही विकल्प सुनिए। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए, तो अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत जो होता है वह अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। यह कथन सही है, लेकिन भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। यह तर्क गलत है क्योंकि भाषा विकास के विद्यालय के परिवेश की भूमिका होती है तथा विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय संस्था है, इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िवादिता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेंडर स्टेरियोटाइपिज्म, जेंडर रूढ़िवादिता भी कहते हैं। चलिए, तो लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं, लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत स्थिर और अतिव्यापक अभिवृत्ति और व्यवहार को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसके जैविक लिंग के आधार का सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। जैसे महिलाओं से हमेशा अपेक्षा रहती है कि उनका व्यवहार सभ्य, परवाह करने वाला और प्यार भरा होगा और पुरुषों को घर का कर्ता धर्ता माना जाता है और उनसे साहसिक कार्यों की अपेक्षा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जाना चाहिए। तो इसका विकल्प ए है, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके। विकल्प बी, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर। उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर। उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण या लेबलिंग व पृथक्करण करके।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण या लेबलिंग पृथक्करण करके। तो बच्चों का स्वकीय अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में नकारात्मक की भावना आने लगती है, वह स्वयं को हीन महसूस करने लगते हैं, जिससे ही उनका अधिगम प्रभावित होता है। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अनेक तरीकों द्वारा काम में शामिल होने का अवसर दें, अनेक तरीकों से काम समक्ष जानकारियाँ प्रस्तुत करें तथा उनके गतिविधियों कराएं, जिससे कि अर्थपूर्ण अधिगम कर सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों के परीक्षण के प्रति भय पैदा करना, विकल्प बी अधिगम के अनुकूलन बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, विकल्प सी विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, विकल्प डी विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वर्गीयताओं में वर्गीकृत करना। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, आकलन करने का मुख्य कारण होता है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना होता है, क्योंकि आकलन से विद्यार्थियों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थियों की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करके वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? विकल्प ए अभिसारी चिंतन, विकल्प बी सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसे हम स्वचिंतन या प्रतिबिंबन कहते हैं, विकल्प सी कंठस्थीकरण, विकल्प डी निष्क्रिय अनुकरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वचिंतन या प्रतिबिंबन। चलिए तो आपने अपने विद्यार्थियों में समालोचना चिंतन का समूह करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप स्वचिंतन या प्रतिबिंबन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। स्वचिंतन करने से विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन एवं मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे उन्हें सृजनशीलता का गुण उत्पन्न हो जाता है और वे रचनात्मक कार्य करते हैं और तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? विकल्प ए विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, विद्यालय उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते, विकल्प सी विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, विकल्प डी बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विद्यालय में जो सभी बच्चों की आवश्यकताएं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। तो विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन यह संकेत देता है कि विद्यालय में जो सभी बच्चों की आवश्यकताएं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता योग्यता जो होती है अलग अलग होती है। अतः ऐसे बच्चों के समावेशन के लिए उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार तथा उनको अनुकूल लगने वाली सामग्रियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए, जिससे कि वह सहज महसूस करें और कक्षा से समायोजित हो सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देगा? विकल्प ए चिकित्सीय, विकल्प बी दानशीलता, विकल्प सी सामाजिक, विकल्प डी मानवीय अधिकार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक। इसका सही आंसर सामाजिक हो जाएगा। तो विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बाधित अन्य क्रियाओं का परिणाम यह होता है कि विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है जिसका संबंध व्यवहारगत तथा पर्यावरणीय बाधाओं से है, जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ अन्य समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है। विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांगता बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का
अधिकार प्राप्त है। तो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस या दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। विकल्प बी, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। विकल्प सी, कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। विकल्प डी, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। चलिए, तो श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चिट करने के लिए अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, क्योंकि श्रवण बाधित बालक लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही सामान्य बातचीत को सुन पाने की कठिनाई महसूस करते हैं अतः दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के द्वारा सहजतापूर्ण अध्ययन कर पाएंगे, जबकि मौखिक संप्रेषण सुनने में असक्षम होने के कारण उनके समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे उनका अधिगम प्रभावित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों को किस तरह की संभावना है? उनमें मूल बातों को साहस समझ का अभाव होता है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, यदि कार्य चुनौती भरा हो तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, समाधान खोजने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करेंगे। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, क्या आप लोग प्रश्न को इलिमिनेट करना सीखिए। इसमें बोला जा रहा है विकल्प ए में उनमें मूल बातों की साहस समझ का अभाव होता है, तो प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होंगे, इसमें पॉजिटिव पूछा जा रहा है ना, तो निगेटिव है तो गलत हो जाएगा। अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया करेंगे, तो प्रतिभाशाली हैं तो ज़्यादा अच्छे से करेंगे ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उसे काम को तुरंत छोड़ देते हैं, तो जो प्रतिभाशाली बालक होंगे काम के प्रति छोड़ते नहीं हैं बल्कि उसे झट से करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प डी बचा, यही सही होगा। तो आप लोग प्रश्नों को एलिमिनेट करना सीखिए। जब तक आप विकल्प को एलिमिनेट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप आंसर्स सही नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले निगेटिव वर्डों को ध्यान दीजिए, प्रश्न में पूछ क्या रहा है, उसके बाद आप प्रश्न को एलिमिनेट करिए, तो उसके बाद एक विकल्प आपको अपने आप सही मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करने की संभावना होती है। तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लुब्धि जो होती है 140 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक उच्च सृजनात्मक क्षमता वाले होते हैं या अमूर्त एवं समालोचनात्मक चिंतन करने में तथा गणित विज्ञान जैसे कठिन विषयों के त्वरित समाधान खोजने के लिए सफल प्रयास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है, जिसे हम ADHD भी कहते हैं। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तथा सुगम पहुंच। विकल्प बी, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। विकल्प सी, प्रदत्त कार्यों के छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। विकल्प डी, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। आइए, तो बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान के प्रावधान, जिसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ADHD प्रायः बचपन से शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रह सकता है। इसके प्रमुख लक्षण यह होते हैं: बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, लंबे समय से चल रही किसी एक स्थिति जिसे ध्यान लगाने में कठिनाइयाँ आती सक्रियता को करना, भूलने की प्रवृत्ति, ध्यान में कमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन 1A, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्ककार, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो सही विकल्प चुनिए। तो विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत हैं। विकल्प डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने के लिए, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक सामाजिक गतिविधियाँ है और विद्यार्थी को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम से बालकों में सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तथा विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दिया गया ज्ञान लंबे समय तक अस्थायी बना रहता है। अतः ए आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका के महत्व नहीं देता है। विकल्प ए, व्यवहार अनुकूलन। विकल्प बी, सहपाठी सहभागिता। विकल्प सी, अन्वेषण अधिगम। विकल्प डी, पारस्परिक शिक्षण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार अनुकूलन। तो शिक्षण अधिगम की व्यवहार अनुकूलन विधि जो होती है वह ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है, जबकि सहपाठी सहभागिता जो होती है वह अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण या तीनों ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती है, क्योंकि इन तीनों विधियों में बच्चे जो होते हैं वो रचनात्मकता को विकसित करके तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। विकल्प ए, निष्क्रिय अनुकरण। विकल्प बी, पुरस्कार और दंड। विकल्प सी, जिज्ञासा और अन्वेषण। विकल्प डी, कंठस्थीकरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा और अन्वेषण। जिज्ञासा और अन्वेषण। तो विद्यार्थी जो होते हैं वो जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा बेहतर और प्रतिभाशाली तरीके से सीखते हैं, क्योंकि अन्वेषण जो विधि होती है ये छात्रों को सक्रिय होकर ज्ञान की खोज करना है, जिससे अधिगम प्रक्रिया का परिणाम सकारात्मक प्राप्त हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को विकसित में बाधक है। विकल्प ए, अनुरूपक चिंतन। विकल्प बी, प्रकार्यात्मक स्थिरता। विकल्प सी, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण। विकल्प डी, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो प्रकार्यात्मक स्थिरता इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं, प्रकारात्मक स्थिरता विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक होता है, क्योंकि जब किसी को नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रकारात्मक स्थिरता नए तरीकों से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। चलिए अगला प्रश्न। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाओं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। विकल्प ए, वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। विकल्प बी, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विकल्प सी, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। विकल्प डी, विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। तो बताइए इसमें सही होगा। तो आप प्रश्नों के विकल्पों को एलिमिनेट करना सीखिए। तो दंड देना एक निगेटिव वर्ड है, तो क्या ये सही होगा बताइए। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विद्यार्थियों द्वारा अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक पॉजिटिव वर्ड है, इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। इसमें पॉजिटिव वर्ड था, तो ऐसे भी आप प्रश्नों को एलिमिनेट करना चाहिए। इसमें वैकल्पिक अवधारणा में कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। निगेटिव वर्ड था, ये भी कट गया। विद्यार्थियों
के किसी भी प्रकार की वैकल्पिक नॉलेज साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी निगेटिव था। दंड भी निगेटिव, तो एक पॉजिटिव बचा, सीधे आंसर हो गया। तो आप लोग प्रश्नों के विकल्पों को एलिमिनेट करना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारे चैनल पर प्रश्नों को एलिमिनेट करना और बहुत ही आसानी से अच्छी तरीक़े से कैसे विकल्प को एलिमिनेट करके सही आंसर चुनना है, इसको हम अच्छे से बताएंगे। और डेली ऑनलाइन वाले पेपर जितने भी 2021 में हुए थे, 2023 में हुए थे, सबको हम सॉल्व करवाएंगे। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाह प्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, विकल्प बी समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, विकल्प सी नकद पुरस्कार के लिए अधिगम, विकल्प डी किसी कौशल के निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी नगद पुरस्कार के लिए अधिगम। तो इसमें जो होता है नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम व अप्रेरणा का उदाहरण होता है। गुड के अनुसार अप्रेरणा जो है किसी कार्य को प्रारंभ करने की, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। अप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक अप्रेरणा, एक बाह्य अप्रेरणा। आंतरिक अप्रेरणा के उदाहरण है आकांक्षा का स्तर, दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता। बाह्य अप्रेरणा का उदाहरण है पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, दंड आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमा जो है वो अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? विकल्प ए जिज्ञासा, विकल्प बी असहायता का सीखा हुआ भाव, विकल्प सी गर्व, विकल्प डी आशा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहायता का सीखा हुआ भाव। तो साइमा जो है वह अपनी असफलता के लिए योग्यता के कमी को उत्तरदायी इसलिए ठहराएगी क्योंकि योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें असहायता का सीखा हुआ भाव का विकास करेगा। तो असहायता का सीखा हुआ भाव एक मनोवैज्ञानिक चरण जिसमें एक व्यक्ति कुछ कारकों के कारण उन स्थितियों से गुजरता है जहां वह कार्य करने में असमर्थ होता है, या सोचता और महसूस करता है कि वह किसी समस्या या कठिन परिस्थितियों को उबरने में असमर्थ है, इसलिए वह उन समस्याओं के बारे में कुछ करने का प्रयास करना बंद कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारियां याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? इसका सही विकल्प बताइए। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, विकल्प बी उनके पूर्व ज्ञान से संबंधता जोड़ेंगे, विकल्प सी ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के लिए अवसर देंगे, इस अवधारणाओं हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। चलिए, तो आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप उन्हें निष्क्रिय रूप से किसी तथ्य को कई बार दोहराने के लिए कहने से बचना चाहेंगे, क्योंकि किसी तथ्य को निष्क्रिय रूप से बार बार दोहराने से बच्चों में ज्ञान अस्थायी नहीं हो पाता है, अतः इसके लिए आवश्यकता कि बच्चे ज्ञान में सक्रिय अधिगमकर्ता बनकर तथ्यों को करके सीखें, जिससे वह उन्हें आसानी से याद हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? विकल्प ए स्कूली माहौल, विकल्प बी आनुवंशिकता, विकल्प डी सांस्कृतिक संदर्भ, विकल्प डी अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। तो इसमें जो होता है आनुवंशिकता व्यक्तिगत कारक होता है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। तो अधिगम जो होता है वह व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो वुडवर्ड के अनुसार जो होता है नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की
सीखने की एक प्रक्रिया होती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्ति का कार्य होते हैं जिसमें सीखने में तत्परता, बुद्धि स्तर, रुचि, वातावरण, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य आदि होता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? विकल्प ए, अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, जिसे हम स्कैफोल्डिंग टीचर कहते हैं, निराशा की भावना या फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, या विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, या प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन स्कूल, विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए गए अनुशासन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये आज का लास्ट प्रश्न है। तो निराशा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा निराशा की भावना, जिसे हम फीलिंग ऑफ होपलेसनेस बोलते हैं। इसमें यह होता है, निराशा वह संवेग है जो अधिगम की दिशा में छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। निराशा अच्छी सफलता को उम्मीद करने का कोई कारण नहीं देती, जिससे कि छात्रों का मनोबल घटता है तथा यह शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक उपायों को प्रभावित करती है, जिससे वे अधिगम को अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। आज के सेशन में हमने ऑनलाइन पेपर 6 फरवरी 2023 वाले पेपर के CDP के 30 प्रश्नों को देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। अगर आप लोग ये सीटेट की तैयारी में आपने कंटेंट अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, अब मॉक टेस्ट लगाने और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो डेली हमारे चैनल पर 30 प्रश्नों के हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।